नमस्कार साथियों। एआर एकेडमी और विनर स्विंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ चुके हैं महेंद्र चौधरी के साथ। हम पॉलिटिकल साइंस के आज मूल अधिकारों के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा भी एक मूल अधिकारों पे अपनी हो चुकी है। आज दूसरी क्लास के अंदर हम अनुच्छेद 12 से शुरू करते हुए अनुच्छेद 35 की तरफ विभिन्न अधिकारों के प्रावधानों की चर्चा करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि मूल अधिकार कितने हैं संविधान के अंदर और उन मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। आज की क्लास में अपन एक एक करके मूल अधिकारों की चर्चा शुरू करते हैं और उससे पूर्व जो आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं, तो आर्टिकल 12 और 13, हालांकि उसके बाद 14, 15, 16 से विभिन्न वो मूल अधिकार शुरू होते हैं और पहला मूल अधिकार समता का अधिकार है जो राइट टू इक्वलिटी है। तो उससे पहले आर्टिकल 12 और 13 के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं पहले उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंदर परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा है। यानी कि भाग 3 मूल अधिकार हम जानते हैं कि भाग 3 का विषय है। भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों की चर्चा है। तो भाग 3 के अंदर जब जब ये कहा जाएगा कि राज्य इस तरीके के प्रावधान करेगा और राज्य इस तरीके की चीजें नहीं करेगा, राज्य समानता का अधिकार से नहीं रोकेगा, स्वतंत्रता से नहीं रोकेगा, तो जहां जहां राज्य शब्द का उल्लेख किया हुआ होगा उस राज्य से अर्थ क्या है, उस राज्य की परिभाषा क्या है। तो इसलिए भाग 3 से पूर्व, ताकि अपन राज्य शब्द को पहले समझ सकें और फिर उन तमाम प्रावधानों की चर्चा करें, इसलिए भाग 12 के अंदर राज्य की परिभाषा की बात की गई है। और इसके बाद जो भाग 4 जिसके अंदर अपन नीति निर्देशक तत्व देखेंगे, और उसमें भी आर्टिकल 35 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, तो शुरुआती आर्टिकल जो 36 है उस 36 के अंदर भी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो वहां दोबारा से इस परिभाषा को नहीं लिखा गया है, बल्कि आर्टिकल 36 में यह लिख दिया गया है कि जो भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा है वही भाग 4 के लिए। तो इसलिए आप इन दोनों भागों के लिए, यानी कि भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के लिए राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है उसकी परिभाषा अपन समझ लेते हैं। तो राज्य के अंदर 4 चीजें आएगी, A, B, C और D। भारत सरकार एवं संसद, भारत सरकार यानी कि केंद्रीय जो कार्यपालिका है वो, एवं संसद विधायिका भारत की, और विभिन्न राज्यों की सरकार, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल। विधानमंडल हम थोड़ा और व्यापक शब्द यूज कर रहे हैं विधानसभा से, क्योंकि कई कई राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी प्रावधान है। तो इन दोनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर विधानमंडल की स्थापना होती है, तो अपन विधानमंडल शब्द का यहाँ उल्लेख करते हैं। फिर आता है स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी से क्या तात्पर्य हुआ? जो नगर पालिका है, पंचायती राज है, जो पंचायतें, नगर पालिका, ये भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। और जो अन्य चीजें बच गई है, अन्य प्राधिकारी, जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा या न्यायपालिका द्वारा राज्य की परिभाषा के अंदर समाविष्ट कर दी जाएगी। क्योंकि ये राज्य की जो परिभाषा है वो एक स्थिर परिभाषा नहीं है, एक इंक्लूसिव अप्रोच वाली परिभाषा है। यानी कि इस अन्य प्राधिकारी के तौर पे इस राज्य के अंदर और भी कई तत्वों को शामिल किया जा सकेगा। जैसे कि अपन देखें अन्य प्राधिकारी के अंदर कौन आता है। सबसे पहले ये जो प्राधिकारी शब्द है, इस प्राधिकारी से क्या तात्पर्य हुआ?
प्राधिकारी यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था निकाय जिसके पास आदेश देने की और उनको लागू करवाने की शक्ति होती है, उसको अपन प्राधिकारी यानी कि अथॉरिटीज कहते हैं। और अदर अथॉरिटीज के रूप में अपन देखते हैं तो राज्य की परिभाषा के अंदर कौन आता है? राज्य की परिभाषा में जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, या कई विश्वविद्यालय हो गए, या यूपीएससी है, यूपीएससी। तो इस तरीके से और एक्सेट्रा कई सारी चीजें इसके अंदर आती है अन्य प्राधिकारी के तौर पर। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो राज्य के अंदर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने तमाम अपने वादों के दौरान उसे भी स्पष्ट किया कि कुछ चीजें राज्य की परिभाषा के अंदर नहीं है। जैसे कि राज्य कौन नहीं है, यहां पे आप थोड़ा रेड में लिखते हैं ताकि वो इसके अंदर नहीं है, राज्य में नहीं। तो ऐसी कौन सी चीजें जो राज्य के अंदर नहीं है? जैसे कि बीसीसीआई को राज्य नहीं समझा जाएगा। वक्फ बोर्ड जो आजकल बड़ा चर्चा का विषय है, वक्फ बोर्ड, वो भी राज्य की परिभाषा के अंदर नहीं है। यानी कि जब प्रावधान अपन मूल अधिकारों के प्रावधानों की चर्चा करेंगे और उस समय राज्य शब्द का जो यूज किया जाएगा तो वहां राज्य शब्द इनसे परे है, जबकि राज्य की परिभाषा के अंदर, राज्य शब्द के अंदर ये तमाम चीजें निहित होगी। वक्फ बोर्ड हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीईआरटी, जो कि अपने राजस्थान की एससीईआरटी कहां पर है? उदयपुर के अंदर। विभिन्न रीट वाले या फिर अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि एससीईआरटी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर के अंदर है। तो ये चीजें राज्य के अंदर नहीं आती। अब देखते हैं कि अन्य प्राधिकारी के तौर पर क्या किसी भी चीज को राज्य की परिभाषा में शामिल कर लेंगे? जैसे यूपीएससी राज्य की परिभाषा में है, तो क्या फिर यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग? तो इसी तरीके के बाकी सभी आयोग जैसे महिला आयोग, बाल विकास आयोग या राजस्थान लोक सेवा आयोग, क्या ये भी राज्य की परिभाषा में आएंगे? तो इस संदर्भ में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत चलता है, अपन उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आरपीएससी का बदलता हुआ ट्रेंड और मुख्य परीक्षा में देखें तो मूल अधिकारों के शुरुआती जो 2-3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12, 13 और 14, यहां से सवाल बनने की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है। क्योंकि अपन उसके बाद जो मूल अधिकार शुरू हो जाते हैं, समता के अधिकार से होते हुए संवैधानिक उपचारों के अधिकारों तक, वहां से सवाल अपन आसानी से याद भी कर पाते हैं। लेकिन इन अधिकारों के प्रति इतनी सजगता न होने के कारण जब यहां से सवाल आते हैं तो अपन थोड़ा दुविधा में महसूस करते हैं। इसलिए जो शुरुआती आर्टिकल 12, 13 और 14 के अंदर जो सिद्धांत है विभिन्न समय समय पर न्यायपालिका के दिए हुए, उनको अपन समझ लेते हैं। हालांकि वो सिद्धांत थोड़े से जटिल है, लेकिन उनको मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और एक बार यदि आप उन सिद्धांतों को समझ जाएंगे तो फिर वो एक तरीके से संविधान के कुछ मूल ऐसे बिंदु या ऐसे जटिल तत्व जो कई बार समझ में नहीं आते, और आप यदि उनको समझ पाओगे तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस का विकास होगा कि ये चीजें किसी और को आए नहीं आए, मुझे आती है। जैसे विधि का शासन क्या होता है, हमेशा विधि के शासन की चर्चा करते हैं। विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, और इनके अलावा जो समय अभी आर्टिकल 13 अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी 2-3 सिद्धांत आएंगे, डॉक्ट्रिन्स आएगी। तो उन बिंदुओं को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आर्टिकल 12 के तहत अपन देखें तो अन्य प्राधिकारी को कैसे परिभाषित किया जाए, अन्य प्राधिकारी के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, क्या अपन अनुमान के आधार पर किसी भी संस्था को, किसी भी निकाय को अन्य प्राधिकारी के रूप में शामिल कर सकते हैं या नहीं। तो इस संदर्भ में एक सिद्धांत चलता है जिसको कहते हैं सजातीयता का सिद्धांत। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सजातीयता का सिद्धांत, सजातीयता का सिद्धांत, ये आर्टिकल 12 के संदर्भ में आप ध्यान में रखें, राज्य की परिभाषा के संबंध में है। डॉक्ट्रिन ऑफ
एज यूज्डम, एज यूज्डम नेरेरीज, या शब्दावली मैं अभी भूल रहा हूं क्योंकि बड़ी जटिल शब्दावली है। ऐसे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो सजातीयता का सिद्धांत ऐसे ही याद रखें। इसके लिए जो शब्दावली है वो आप इंग्लिश में सर्च करके लिख लें। जेनेरीज, सॉरी याद आ गई मुझे, एज यूज्डम जेनेरीज। तो सजातीयता के सिद्धांत के तहत क्या है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी साथ साथ देख पाए, इसलिए मैं जो मेन टर्मिनोलॉजी है उनके लिए इंग्लिश शब्द का भी प्रयोग साथ में करता रहूंगा। हालांकि ये इस तरीके की लैटिन शब्दावली जो काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करती है, और उससे याद रखना न केवल आपके लिए बल्कि किसी भी टीचर के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए आसान नहीं होता। क्योंकि कल जब मैं इस क्लास को लेने के बारे में सोच रहा था तो ये स्पेलिंग 2-3 बार मैंने ट्राई की लिख के, फिर भी अपन भूल जाते हैं क्योंकि बड़ी अजीब सी, और इससे अपन अर्थ निकाल नहीं पाते। अब इस शब्द से सजातीयता का अर्थ कैसे निकले, क्योंकि ये एक लैटिन भाषा की शब्दावलियों से फिर वो इंग्लिश में गए, इंग्लिश से होते हुए हिंदी के थ्रू आई। लेकिन इसे इस तरीके से एज यूज्डम जनरलाइज कहते हैं। सजातीयता का सिद्धांत, अपन इसी शब्द से इस सिद्धांत को समझेंगे। सजातीयता सिद्धांत राज्य की परिभाषा के संबंध में, यानी कि राज्य के अंदर कौन कौन चीजें आएगी, तो इसमें न्यायपालिका ने कहा कि किसी भी मनमर्जी से किसी भी निकाय को, संस्था को मन मर्जी से राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा। मन मर्जी से राज्य नहीं समझा जाए, नहीं समझा जाए। इसका क्या तात्पर्य हुआ, जैसे कि अपन ने देखा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग राज्य के भीतर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर महिला आयोग, इसमें भी तो आयोग शब्द लगाए, या फिर जैसे आरपीएससी, ये तमाम राज्य की परिभाषा में आए ही, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सजातीयता से ये तात्पर्य हुआ कि अनुमान मत लगाओ। अनुमान लगा के अपन ये नहीं कह सकते कि ये भी राज्य की परिभाषा में है। तो ये हो गया सजातीयता का सिद्धांत। आप इस तरीके से इसमें एग्जाम्पल भी देके चीजों को लिख सकते हैं और अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं अच्छे से। फिर अपन देखते हैं, अब आगे के आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं। राज्य की परिभाषा को अपन ने समझ लिया है। आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, सजातीयता का सिद्धांत हो चुका अपने। आर्टिकल 13 के अंदर क्या है कि जो मूल अधिकार भाग 3 के अंदर आगे दिए गए हैं, उन अधिकारों को संरक्षित किया जाना जरूरी है। केवल मूल अधिकारों को दे देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण हो, उनकी अभिरक्षा संविधान के अंदर ही लिख के कर दी जाए, तो उन मूल अधिकारों के लिए और ज्यादा उचित होगा, नागरिकों के लिए उन मूल अधिकारों की सुरक्षा हो पाएगी। तो अनुच्छेद 13 के अंदर लिखा गया है कि मूल अधिकारों का मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य हो जाएगी, यानी कि निरस्त हो जाएगी। इसके अंदर अपन 2-3 प्रावधान देखते हैं कि मूल अधिकारों से किस तरीके से असंगत, यानी कि ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती है या फिर उनका उल्लंघन करती है, तो वो शून्य घोषित कर दी जाएगी। सबसे पहले 13(1) के अंदर संविधान पूर्व की स्थिति है। संविधान पूर्व
संविधान पूर्व की जो विधियां हैं उसकी बात है, और 13(2) इसमें संविधान पश्चात की बात है। संविधान लागू हो जाने के बाद जो विधियां बनी है उनके ऊपर किस तरीके से मूल अधिकारों से असंगति के प्रावधान लागू होंगे। तो संविधान पूर्व की विधियां जब संविधान लागू हुआ उस समय यदि वो मूल अधिकारों से असंगत है तो वो शून्य घोषित कर दी जाएगी, और यदि उसका कोई प्रावधान मूल अधिकारों से असंगति रखता है तो वो उसी मात्रा तक न्यून हो जाएगा। यानी कि एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई विधि जिसके अंदर 10 अलग अलग प्रावधान है, अपन देखते हैं राइट टू एजुकेशन हो गया, दहेज के संबंधित जो अधिकार हो गए, पोक्सो एक्ट हो गए, तो इनके अंदर कई सारी धाराएं होती है। तो किसी विधि के अंदर मान लिया कि 10 धाराएं हैं, अब उस 10 धारा के अंदर से 8 धाराएं तो मूल अधिकारों से संगत है, लेकिन 2 धाराएं मूल अधिकारों से असंगत है, यानी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो फिर ये 2 धाराएं जो उल्लंघन कर रही है वो धाराएं निरस्त हो जाएगी, और जो 8 धाराएं हैं वो बनी रहेगी। यानी कि असंगति की सीमा तक, असंगति की मात्रा तक ही वो प्रावधान शून्य घोषित कर दिए जाएंगे संविधान पूर्व की विधियों के संबंध में। और इसके अंदर एक सिद्धांत चलता है, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इस आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार जो पहले की संविधान पूर्व की विधियां हैं उनके बाद यदि कुछ मूल अधिकार ऐसे बनाए जाते हैं जो आपस में असंगत है, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, तो मूल अधिकार उनके ऊपर आच्छादित हो जाएंगे और वो विधियां निष्प्रभावी हो जाएगी जो संविधान से पहले बनी है। लेकिन आच्छादन के सिद्धांत के तहत विधियां जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, जो कि फंडामेंटल राइट से असंगत है, वो निष्क्रिय हो जाएगी। निष्क्रिय होगी लेकिन लुप्त नहीं। थोड़ा सा इसमें इस चीज का ध्यान रखें कि वो लुप्त नहीं होगी, क्योंकि जैसे अपन एक एग्जांपल से समझें, एक देसी एग्जांपल लेते हैं कि पहले कोई विधि हुआ करती थी संविधान से पहले कि तमाम लोग सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, और फिर मूल अधिकार के तहत ऐसी कोई विधि आती है कि 10 बजे उठ जाएं, भारत के सारे लोग 10 बजे उठ जाएं सुबह। तो वो 6 बजे वाली बात और 10 बजे वाली बात के अंदर असंगति हो गई। तो अब चूंकि वो 6 बजे के ऊपर ये आच्छादित हो जाएगी मूल अधिकारों वाली बात की, अब सारे लोग 10 बजे उठेंगे। लेकिन भविष्य में यदि कभी जो बाद में ये विधि बनी है इस विधि को खत्म कर दिया जाता है, तो जो पहले की विधि थी वो विधि लुप्त नहीं हुई थी बल्कि निष्क्रिय हुई थी, और वो ये वाली विधि फिर से सक्रिय हो जाएगी। तो इस तरीके से एक विधि के ऊपर जो नई विधि आई है वो आच्छादित हुई, और जैसे ही इन दोनों विधियों के अंदर असंगति खत्म होती है तो ये जो विधि आच्छादित नीचे होकर नीचे रह गई थी वो फिर से सक्रिय हो जाएगी। ये इस सिद्धांत के अंदर, आच्छादन के सिद्धांत के अंदर बिंदु है, ध्यान रखने योग्य। फिर अपन संविधान पश्चात की विधियों की बात करें तो संविधान पश्चात की विधियों में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, यानी कि संविधान लागू हो गया और उसके बाद जब राज्य समय समय पर विधियों का निर्माण करेगा तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। और यदि ऐसी विधि बनाता है तो वो शून्य घोषित कर दी जाएगी। और शून्य किस हद तक घोषित कर दी जाएगी?
असंगति की सीमा तक, यानी उसके वे प्रावधान ही शून्य घोषित किए जाएंगे या उनको ही सीमित किया जाएगा, उनको ही न्यून घोषित किया जाएगा। जो असंगत है, पूरे प्रावधान यानी कि किसी अधिनियम के सारे धाराओं को, सभी धाराओं को शून्य करने की बजाय वे ही धाराएं किसी अधिनियम की शून्य घोषित होगी जो मूल अधिकारों से असंगत है। तो और यहां जब शून्य घोषित करने की राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत है, और यदि असंगत विधि बना दी तो शून्य घोषित हो जाएगी, तो शून्य घोषित करेगा कौन? तो यहां से फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिलती है, हाई कोर्ट को मिलती है। 13(2) से आर्टिकल 13(2), यही आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के लिए उत्तरदायी आर्टिकल है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका तभी कर सकती है जब इस अपन आर्टिकल को देखें तो इसके जो प्रावधान है उसके अनुसार ये चीज है कि ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है और राज्य बना देगा, तो फिर न्यायपालिका उसका रिव्यू करते हुए उस विधि को शून्य घोषित कर देगी। फिर इसके अंदर एक सिद्धांत आता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अभी जब हमने असंगति की मात्रा की बात की तो उसके संबंध में और स्पष्टीकरण के लिए अपन एक सिद्धांत को पढ़ते हैं। वह पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत दिख रहा है यहां। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लिख देता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेटेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेटेबिलिटी, सेवरेबिलिटी एबिलिटी, या इसको सेपरेटेबिलिटी, सेपरेबिलिटी। इस सिद्धांत के तहत क्या है? पृथक्करणीयता के सिद्धांत के तहत चूंकि हमने देखा कि राज्य विधि का निर्माण कर सकता है और आर्टिकल 13 जो कि मूल अधिकारों को संरक्षण दे रहा है, उस संदर्भ में पृथक्करणीयता सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी अधिनियम मूल अधिकारों से उस सीमा तक, इसको अपन भाषा में लिख देते हैं, कोई भी अधिनियम जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वो उसी मात्रा में शून्य होगा जितने कि उसके प्रावधान मूल अधिकारों से असंगत है, फंडामेंटल राइट से असंगत है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, थोड़ा सा यहां जटिल हो रहा है। तो कि इस पृथक्करणीयता के अंदर यह कह दिया गया जैसे कोई अधिनियम है, अपने जैसे पूर्व में ये चर्चा की है, कोई किसी अधिनियम के अंदर जैसे 10 धाराएं हैं, तो 10 धाराओं में से अपन पृथक करेंगे कि कितनी धाराएं उसके अंदर मूल अधिकारों से संगत है यानी कि मूल अधिकारों के अनुरूप है, और कितनी धाराएं उन मूल अधिकारों से असंगत है। तो इन दोनों चीजों को पृथक करेंगे। अब जो चीजें, जो प्रावधान मूल अधिकारों के अनुरूप है, उनके संगत है, उनको तो फिर रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए पूरे अधिनियम को रद्द ना किया जाए, बल्कि उस अधिनियम के वे भाग जो मूल अधिकारों से असंगत है उनको अपन पृथक करके उनको शून्य कर देंगे। तो ये पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अंदर है कि उसी मात्रा में वो विधि शून्य होगी जिसके प्रावधान मूल अधिकारों से असंगत है, यानी कि पूरा अधिनियम शून्य नहीं होगा, उसके कुछ ही प्रावधान जो मूल अधिकारों से असंगत है उनको पृथक करके शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यह है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो इस तरीके से अपन ने आर्टिकल 13 के अंदर 13(1) में संविधान पूर्व की विधियों के संबंध में चर्चा की और 13(2) के अंदर संविधान निर्माण के या संविधान लागू होने के बाद
जो विधि निर्माण राज्य करेगा उसकी अपन ने बात की। अब आर्टिकल 13(3) की ओर चलते हैं। 13(3) 13(3) के अंदर विधि की परिभाषा है। अपन इतनी देर से विधि विधि कर रहे हैं, आखिर विधि क्या होती है, तो उसको भी परिभाषित कर देते हैं। विधि से तात्पर्य कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, रूढ़ि, कस्टम एवं प्रथा, यूजेस, प्रथाएं, वो विधि के अंतर्गत आएगी जो कि एक कानून का हैसियत रखती है। तो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाईलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम एंड यूजेस, ये तमाम चीजें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आर्टिकल 13(3) के अंदर संविधान में इसी क्रम के अंदर लिखी गई है। कभी एमसीक्यूज के अंदर आजकल क्रम पूछने का बड़ा प्रचलन है, तो क्रम के अंदर यदि सेट करने की बात करें तो ये इसी क्रम के अंदर आर्टिकल 13(3) के अंदर लिखी गई है। और जो विधि की परिभाषा है उसके अंदर जब ये तत्व होते हैं तो उसको अपन विधि कहेंगे। यानी कोई अध्यादेश सरकार लाती है, जैसे अपन देखते हैं कि अध्यादेश राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है अध्यादेश। फिर कोई आदेश, कोई भी किसी निकाय के द्वारा आदेश जारी किया जा रहा है, वो यानी कि यहाँ किससे तात्पर्य है, या तो केंद्र में केंद्र सरकार और संसद, जो अपन ने अभी राज्य की परिभाषा देखी उसके अंदर जो प्राधिकारी है वो तमाम यदि कोई आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा को लागू करते हैं, बनाते हैं, तो वो विधि की परिभाषा के अंदर आएगा। फिर अपन ने आर्टिकल 13-14 की बात जब मूल ढांचे की चर्चा की थी तो उस समय भी की थी, जो कि 24वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा गोलकनाथ जी ने जो इससे पहले अपने 1967 के अंदर 1967 के अंदर फैसला दिया था और कहा था कि मूल अधिकार को संसद कम नहीं कर सकती, उनमें कटौती नहीं कर सकती। तो उसको पलटने के लिए जो 13(4) के अंदर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ये प्रावधान जोड़ा था और इसके अंदर लिख दिया कि जो अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के द्वारा जो भी प्रावधान है वो इस विधि के अंतर्गत नहीं आएंगे, विधि के अंतर्गत नहीं। यानी कि संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ये चीज 13(4) के अंदर लिख दी गई। क्योंकि जब संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधि से अलग है, तो फिर अपन ऐसी विधियां भी बना सकते हैं जो मूल अधिकारों में उल्लंघन करती है, मूल अधिकारों में कटौती करती है। इसलिए ये प्रावधान किया गया था, ये संविधान के बाद प्रावधान जोड़ा गया। तो अपन ने इस तरीके से आर्टिकल 13 की पूरी चर्चा की, जो मूल अधिकारों से असंगत विधियों के संबंध में प्रावधान करती है। इसमें सबसे पहले संविधान पूर्व की अपन ने चीजें देखी। आच्छादन का सिद्धांत, इसके तहत अपन ने देखा कि यदि कोई बाद में ऐसा कानून बनता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी कि मूल अधिकार किसी कानून से असंगत है, तो वो उसके ऊपर आच्छादित हो जाएंगे और भविष्य में यदि इनके बीच की असंगति खत्म होती है तो वो कानून फिर से सक्रिय हो जाएगा जो पहले निष्प्रभावी हो चुका था। फिर संविधान पश्चात की बात की। संविधान पश्चात राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो, और यदि बनाता है तो उसको न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इससे अपन ने जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो न्यायपालिका को मिलती है वो मिल जाएगी। फिर पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इसके तहत किसी अधिनियम के उन्हीं भागों को पृथक करके शून्य घोषित किया जाएगा जो कि असंगत है। फिर अपन ने विधि की परिभाषा देख ली और 13(4) के तहत अनुच्छेद 368 से कोई संबंध न होने की बात भी देख ली।
अब अपन आते हैं आगे मूल अधिकारों पे। यहां से अभी हमारे मूल अधिकार शुरू होंगे। पिछली क्लास और आज की भी लगभग आधी क्लास जो हुई है उसके अंदर जो अपन ने चर्चा की वो केवल मूल अधिकारों का बेस बनाने के लिए, इस भाग की शुरुआत के लिए थी और थोड़ा समझ को विकसित करने के लिए थी। अभी अपन जो 6 मूल अधिकार वर्तमान में है उनकी एक एक करके चर्चा शुरू करेंगे। और सबसे पहला अधिकार आता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ये लाइट सामने पड़ रही है शायद, एक मिनट लाइट को इसको बंद करके आता हूं। ठीक है। अब समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक अतरज की बात बताता हूं। जो हम मूल संविधान का एक मोटी सी पुस्तिका आती है जिसमें बाइलिंगुअल संविधान है, जो सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया जाता है, तो उसके अंदर राइट टू इक्वलिटी जो इंग्लिश टर्म है उसके अंदर राइट टू इक्वलिटी लिखा गया है। और राइट टू इक्वलिटी के लिए जो हिंदी शब्द है वो तो समानता हुआ करता है, जबकि वहां इसके लिए समता शब्द लिखा गया है कि समता का अधिकार। समता और समानता के अंदर भी थोड़ा सा अंतर है, उसको भी अपन अब समझेंगे कि क्या अंतर है उनके, इन शब्दों के भीतर मूलभूत अंतर क्या है। तो जो हमारे संविधान के अंदर शब्द है वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि उसका हिंदी अर्थ होता है समानता का अधिकार, जबकि उस संविधान की पुस्तक के अंदर समता का अधिकार लिखा गया है। समता और समानता के अंदर क्या अंतर है, यानी कि इक्वलिटी और इक्विटी, ITY। इक्वलिटी जिसके लिए हिंदी शब्द है समानता, और इक्विटी जिसके लिए हिंदी शब्द है समता। इन दोनों शब्दों के अंदर क्या अंतर है। समानता यानी कि सभी लोगों के प्रति समान व्यवहार, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, उसको तो अपन कहते हैं समानता यानी कि इक्वलिटी। और समता यानी कि युक्ति युक्त भेदभाव किया जा सकेगा। अपन समानता की स्थापना करने चाहते हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पहले से ही असमान स्थितियों में, तो उनको पहले इन दोनों लोगों के बीच कंपटीशन हो। इससे तो जरूरी है कि जो पहले से समाज या वर्ग या जातियां पिछड़ी हुई है, पहले इन दोनों को बराबर के स्तर पर लाया जाए और फिर इनके बीच एक कंपटीशन किया जाए, तो इस स्थिति को अपन समता कहते हैं। यानी जैसे अपन बात करें, एक रेस हो रही है, उस रेस के अंदर यहां से दौड़ना शुरू करते हैं और ये वो अंतिम लाइन है जहां टच करने पे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि ये दो लोग, ये एकदम स्वस्थ है और बड़ा हट्टा कट्टा और लंबा है, और एक ये छोटा सा बच्चा है और विकलांग भी है, तो क्या ये पहुंच पाएगा वहां पे? नहीं पहुंच पाएगा। तो इस विकलांग के लिए जरूरी है कि इसकी कुछ सहायता की जाए या इसको एक व्हील चेयर दी जाए जिसके द्वारा ये दौड़ के इसके साथ कॉम्पीट कर सके। इसलिए अपन यहां अब ये नहीं कहेंगे कि इन दोनों को समान स्थितियों में क्यों नहीं दौड़ाया गया, क्योंकि ये दोनों ही जब शुरुआती लाइन है उस समय भी ये समान स्थिति में है ही नहीं, तो फिर इनके बीच एक अपन अच्छे कंपटीशन की बात कैसे कर सकते हैं। इसलिए इसको कुछ सहायता दी जाएगी, तो ये सहायता एक तर्कपूर्ण युक्ति संगत सहायता है, क्योंकि हम जानते हैं यदि इनको यहां से समान परिस्थितियों में दौड़ाया जाए तो ये तय है कि पहले वाला बंदा जो 1 नंबर है इसकी तो जीतते है, क्योंकि ये अष्टपुष्ट है और इसको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये विकलांग बंदा यहां नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि इन वर्गों के लिए या फिर इस 2 नंबर के बंदे के लिए कुछ सहायता की जाए, और इसको अपन समता कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, यानी कि युक्ति संगत भेदभाव करते हुए विभिन्न वर्गों को समान स्थिति में लाना। और इसी समता के तहत वो जो विभिन्न अपन आरक्षण की चर्चा करते हैं, आरक्षण के या सकारात्मक प्रावधान किए जाते हैं, वो इसी समता की परिपूर्ति के लिए किए जाते हैं। तो अपने
जो समानता का अधिकार दिया गया है उसे राइट टू इक्वलिटी कहा गया है, यानी कि समानता का अधिकार है। अब अपन इसके अंदर आर्टिकल की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 14 से लेके 16, ये शब्द अच्छे से समझ गए होंगे। अनुच्छेद 14 से 18, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 14, जिसके अंदर विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई। विधियों के समान संरक्षण, ये दो टर्म्स अपन अभी समझते हैं कि इनका अर्थ क्या है। विधियों का समान संरक्षण, ये जो दो शब्द है, इसी शब्द इन्हीं को मिला के जो अपना कॉन्सेप्ट है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, उसकी स्थापना होती है। विधि का शासन, तो विधि का शासन किस आर्टिकल के अंदर नहीं थे? आर्टिकल 14 के अंदर विधि के समक्ष समता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 को लेकर चाहे मुख्य परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू हो, ये इंटरव्यू के अंदर भी यदि पॉलिटिकल साइंस के सवाल की बात करें तो एक प्रमुख सवाल है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण से क्या तात्पर्य है, और इन दो शब्दों के अंदर एक क्या मूलभूत अंतर है। तो अपन देखें तो ये विधि की एक नकारात्मक व्याख्या है। ये विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या है। कैसे है नकारात्मक व्याख्या, इसकी अपन आगे चर्चा करते हैं। और ये सकारात्मक व्याख्या है। जो विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। हालांकि कई पुस्तकों के अंदर जर्मनी के वाइमर गणराज्य की भी चर्चा अपने को मिलती है, लेकिन एग्जाम में जब भी आए तो अपने को ब्रिटेन का लिखना है। जर्मनी के वाइमर गणराज्य की बात जो राम सिंह जी आड्डा है उनकी पुस्तक के अंदर, जो उनकी स्कूल लेक्चरर के लिए एक गाइड चलती है, पिछले समय असिस्टेंट प्रोफेसर के दौरान भी काफ़ी चर्चा परिचर्चा में और विवाद में रही थी, जिससे कई सारे सवाल आ गए थे। और राम सिंह जी आड्डा जो कि जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस के, तो उन्होंने जो बुक बनाई है उसके अंदर उन्होंने जर्मनी से इस विधि के समक्ष समता के स्रोत के रूप में जर्मनी को बताया है। और उन्होंने तथ्य और तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जर्मनी का वाइमर गणराज्य है उसकी धारा 109 से अपन ने ये चीज ली है। और उनसे पूछा कि तो फिर लोग ब्रिटेन वाली बात क्यों करते हैं, कि ब्रिटेन से जरूर ये कॉन्सेप्ट तो ब्रिटेन का है मूलतः, लेकिन जब मूल अधिकारों की अपन ने उप समिति पढ़ी थी जेबी कृपलानी जी की, तो उन्होंने जब मूल अधिकार उसके सामने जो एक टेबल बनाई थी जिसमें मूल अधिकार और फिर उन मूल अधिकारों को किस किस देश से लिया गया उनके स्रोतों की जानकारी थी, तो उसमें जब विधि के समक्ष समता की चर्चा करते हैं तो उसका स्रोत जो मूल अधिकारों की उप समिति ने बताया है वो स्रोत जर्मनी का वाइमर गणराज्य। जबकि अधिकांश पुस्तकों के अंदर जैसे एम लक्ष्मीकांत जी की हो गई या फिर सुभाष कश्यप की है, डीडी बसु की है, इन जो अपन ने पहले देखा था आवर कॉन्स्टिट्यूशन सुभाष कश्यप जी की पुस्तक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीडी बसु की पुस्तक है, तो उनके अंदर विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है ये बताया। तो अपने को ध्यान में रखना है ब्रिटेन। और जो विधियों का समान संरक्षण ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब अपन देखते हैं कि
इन शब्दों का अर्थ क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्योंकि अपने देखा ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक है। विधि के समक्ष समता से तात्पर्य कि विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, नहीं करेगी। विधि की नज़र में, यानी कि कानून की नज़र में, विधि या कानून दोनों एक ही शब्द हैं, जिसके लिए लो अपन इंग्लिश में शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो कानून की नज़र में सभी समान है, सब समान है। क्योंकि इसके अंदर ये शब्दावली हो गई कि विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, तो ये विधि के शासन की एक नकारात्मक व्याख्या हो गई, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिविटी का भाव है। जब विधि के समक्ष समता को परिभाषित किया जा रहा है तो उसके अंदर बताया जा रहा है कि ये वाली चीज जब नहीं होगी तो अपन उसको समता कहेंगे, यानी कि भेदभाव नहीं होने का स्थिति जो होती है वो समता है। जबकि ये सकारात्मक इस सेंस में है क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है कि समान स्थितियों में विधि समान व्यवहार करेगी, और असमान स्थितियों में असमान। यानी कि इससे यह निकलता है तात्पर्य कि युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है, युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब आप इसमें अंतर समझिए कि जो समान स्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, यानी कि देश की नजर में तमाम नागरिक समान है, लेकिन यदि स्थितियां चेंज होती है, यानी कि कोई इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठा है, तो उसके लिए अलग और असमान व्यवहार किया जा सकेगा, युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकेगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, एग्जाम्पल से चीजें बड़ी आसानी से समझ आती है। अपन बात करें तो जैसे किसी चौराहे पे खड़े होते हैं या बड़े बड़े चौराहे पे खड़े होते हैं और वहां से बड़े मंत्री जी के, राष्ट्रपति जी के, प्रधानमंत्री जी का काफिला निकल रहा होता है, तो अपन देखते हैं कि 5 गाड़ियां 10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही होती है, एक बड़ा सा सुरक्षा जाब्ता उनके साथ होता है, फायर ब्रिगेड सहित कई सारी चीजें, और अपन उसी चौराहे पे खड़े धक्के खा रहे होते हैं, अपनी कोई सुरक्षा नहीं और उनकी इतनी सुरक्षा। फिर कैसे हुआ विधि के समक्ष समता? क्या विधि की नजर में सब समान हुए? और ऐसे ही कोई बंदा चला गया कि मुझे तो विधि के समक्ष समता मिल नहीं रही है, और जब मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो मैं चलता हूं न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाता हूं, और वो पहुंच गया मानो न्यायपालिका और कहता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इन लोगों को तो इतना सारा एक सुरक्षा जाब्ता मिलता है, इतनी शानो शौकत से वो जी रहे हैं, तो फिर विधियों का कैसे हुआ समान? विधि के समक्ष कैसे समानता हुई? फिर जज साहब उसको बुलाते हैं वहीं गेट से बाहर से ही, वहीं खड़ा रह के, और वहां जाके समझाते हैं कि इधर आ, और एक ढंग से थापड़ मारते हैं कि जा और कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़। केवल विधि के समक्ष समता की बात नहीं की है, बल्कि विधियों के समान संरक्षण की भी बात की गई है। तो फिर उस नागरिक को वापस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि समान स्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा और असमान स्थितियां हैं तो असमान व्यवहार किया जाएगा। अब जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वो पद ही अलग है और उनकी सुरक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए या आम नागरिक के लिए इतने चैलेंजेस नहीं होते, और उन बड़े पदों पर चूंकि उनके कर्तव्य भी ज्यादा हुआ करते हैं, साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, तो उनके निर्वहन के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और यदि आप कोई आम नागरिक राष्ट्रपति पद पर पहुंचता है तो उसके लिए भी वो चीजें लागू हो जाएगी।
तो ये असमानता नहीं है बल्कि ये भी समानता है। यदि आप वो चीजें चाहते हैं तो आप भी राष्ट्रपति बनो, आपको भी वो मिल जाएगी। आप भी प्रधानमंत्री मंत्री बनो, आपको भी वो तमाम चीजें मिल जाएगी। तो समान स्थितियों के अंदर समान व्यवहार किया जाएगा और असमान स्थितियों के अंदर असमान व्यवहार किया जाएगा। और ये लॉजिकल है, क्योंकि यदि ये व्यवहार नहीं किया जाए और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सरी की बड़ी बड़े पदाधिकारी इसी तरह अपनी तरह डोलते रहेंगे तो उनका काम कब हो पाएगा और वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से कब निर्वहन कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए सुरक्षा और उन तमाम चीजों को देखते हुए असमान व्यवहार किया जाता है और वो विधि की दृष्टि से लीगल है, वैधिक है। तो ये चीज अपन ने विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण को देख ली। विधि के समक्ष समता से तात्पर्य क्या हुआ कि विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और कानून की नजर में सब समान है। और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य हुआ कि समान परिस्थितियों में कानून समान व्यवहार करेगा और असमान परिस्थितियों में असमान यानी युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है। ये अपन ने बात की आर्टिकल 14 की। अब अपन बढ़ते हैं आर्टिकल 15 की ओर। अनुच्छेद 15 समता के अधिकार के अंदर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 इन 5 अनुच्छेदों के अंदर प्रावधान किए गए। अपन ने 14 को पढ़ लिया और अब आता है 15। 15 के अंदर लिखा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं यानी कि विभेद से प्रतिषेध, भेदभाव नहीं। कौन भेदभाव नहीं करेगा? राज्य। ये राज्य के लिए लिखा गया है 15(1) के अंदर कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी भी नागरिक के साथ। क्योंकि अपन ने इससे पहले देखा था या नागरिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये नागरिकों के लिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, उसी में से एक आर्टिकल है ये 15। तो राज्य भारतीय नागरिकों के संदर्भ में इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर 15(2) के अंदर, 15(2) के अंदर यह चीज लिखी गई है कि जो प्रवेश है, प्रवेश पर रोक नहीं। किन चीजों में? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय, होटलें, मनोरंजन के स्थल, इन स्थानों पर प्रवेश पर रोक नहीं होगी। और साथ ही साथ ये लिखा गया कि जो स्नानाघर है या स्नानाघाट, सड़कें या जो भी सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल यानी कि सभी लोग यूज करते हैं सार्वजनिक स्थल, उसका उपयोग पर प्रतिबंध या उपयोग पर रोक नहीं होगी, उपयोग पर रोक नहीं। तो इस 15(2) के अंदर 2 मूल चीजें बताई गई है कि इन स्थानों पर प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी और स्नानागार, सड़कें, सार्वजनिक स्थल एक्सेट्रा, इसके अंदर और भी चीजें हैं तो उनके अंदर उपयोग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। ये 2 प्रावधान 15(2) के अंदर किए गए। फिर इसके बाद आर्टिकल 15 के अपवाद शुरू हो जाते हैं और 15(3) के अंदर ये लिखा गया है कि महिलाओं
और बालकों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकेगा। ये आर्टिकल 15 राज्य को इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब अपन शुरुआत में देखते हैं कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जब महिलाओं यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो संविधानवेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकेगा। इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकेंगे, विशेष प्रावधान। और विशेष प्रावधान करने पर यह आर्टिकल 15 रोक नहीं लगेगा, विशेष प्रावधान कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 15(4) के अंदर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर आरक्षण, प्रवेश हेतु जो आरक्षण है किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, वो 15(4) के अंदर है। और ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण 15(5) में है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 15(6) के अंदर है। तो ये जो आर्टिकल्स है ये बाद में जोड़े गए हैं। जैसे एससी एसटी के लिए आरक्षण वाला ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के अंदर ही जोड़ दिया गया, और ओबीसी के लिए आरक्षण वाला ये 2005 के अंदर जोड़ दिया गया। और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण अपन जानते हैं, ये तो अभी 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के अंदर जोड़ा गया। तो ये तमाम प्रावधान, 6 प्रावधान अनुच्छेद 15 के अंदर दिए गए हैं, जिसके अंदर शुरुआत के 2 प्रावधान अनुच्छेद 15 की मूल बात को कहते हैं, और उसके बाद आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) इसके अपवाद के रूप में उल्लेखित है। ये अपन ने आर्टिकल 15 की बात की। अब चलते हैं आर्टिकल 16 की ओर। इन चीज़ों को चूंकि शॉर्टकट के रूप में, या अपन एक शब्द कहे तो की पॉइंट्स के रूप में जो मैं लिख रहा हूं, आप भी वीडियो देखते समय यदि इनको लिखना चाहें तो पॉज करके आराम से इनको देख सकते हो, लिख सकते हो, पॉज कर सकते हो, वापस कर सकते हो, स्पीड डबल या कम कर सकते हो। वो आप सब उन तकनीकी चीज़ों को जानते होंगे, उनका यूज करते हुए इन चीज़ों को अपने अनुरूप ढालें। यदि लिखना चाहें तो इसको पॉज करके लिख लें। बीच बीच में मैं भी इस बोर्ड से साइड में होता रहूँगा, ताकि यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकें और पॉज करके लिख भी सकें। अब अपन आगे चलते हैं अनुच्छेद 16 की ओर। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 के अंदर जो अपन ने विभिन्न आधार देखे थे, उन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 16 के अंदर लोक नियोजन के अवसर, हैंडराइटिंग ऐसे कैसे हो रही है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेन को। लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन को अपन एक देशी अपनी भाषा और शब्दावली में बात करें तो नौकरियां, तो नौकरियों के अवसरों में समानता की बात आर्टिकल 16 के अंदर की गई है। लोक नियोजन यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर कहा गया है कि नागरिकों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है ये भी आर्टिकल। और पहले प्रावधान के अंदर 16(1) में ये कह दिया गया है कि राज्य लोक नियोजन के अवसरों में समानता भारत के तमाम नागरिकों को देगा। 16(2) के अंदर
वो विभिन्न आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर राज्य लोक नियोजन के कार्यों में विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो जो 15 के अंदर हमने देखा था धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 तो वही है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। जन्म स्थान जो 15 के अंदर 5 दिए गए थे, और उसी क्रम में अपन जो चीजें यहां देख रहे हैं मैं बताता रहूंगा कि ये चीजें क्रम के अनुसार ही मैंने लिखी है, ताकि यदि आप किसी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो भी आप इन चीजों को अक्षरशः याद रख सकें और इसी क्रम में याद रख सकें। जब एग्जाम के अंदर इनके क्रम के लेकर कभी सवाल बनेगा तो आप इनको अच्छे से कर पाएं। इस हेतु अपन इन चीजों को क्रम में और कितनी संख्या में लिखी गई है उसकी भी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान ये अपन ने आर्टिकल 15 के अंदर भी देखे थे और आर्टिकल 16 के अंदर भी है। 16 के अंदर इनसे 2 चीज और एक्स्ट्रा है, एक उद्भव और निवास स्थान, दूसरा निवास स्थान। इन आधारों पर राज्य लोक नियोजन के मामलों में विभेद नहीं करेगा। यानी कि ये कितने आधार हो गए? 7 आधार, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इन 7 आधारों पर राज्य लोक नियोजन के अवसरों में विभेद नहीं करेगा। फिर अपन देखते हैं 16(1) और 16(2) में जो तमाम प्रावधान किए हैं, इनके ऊपर फिर कुछ अपवाद भी है इनके, वो आगे के आर्टिकल्स में 16(3) से 16(2) के अंदर जैसे ही ये तमाम आधार बताए गए और निवास स्थान के आधार को देखा तो उसके ऊपर उन्होंने युक्ति युक्त और तर्कसंगत भेदभाव रखते हुए 16(3) के अंदर कह दिया कि ये जो निवास की बाध्यता है, इस बाध्यता को संसद खत्म कर सकती है। यानी कि निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन के अवसरों में भेदभाव किया जा सकता है, ये बात 16(3) के अंदर है। 16(2) के अंदर अपन ने देखा कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में अपन यदि लोक नियोजन के लिए जाते हैं तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य यानी वो तमाम ABCD अपने आर्टिकल 12 के अंदर देखे थे, वो तमाम निकाय, वो तमाम संस्थाएं भेदभाव नहीं कर सकती। यानी कि वहां किसी भी अपन यहां से दूसरे स्टेट की राज्य सरकार की नौकरियों के लिए जाते हैं तो वो अपने को मना नहीं कर सकते कि आप राजस्थान के हो और हम यहां आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीज कहां लिख दी गई है? निवास स्थान की बाध्यता कोई राज्य लागू नहीं कर सकता 16(2) के अंदर। लेकिन 16(3) के अंदर कह दिया कि निवास की बाध्यता लागू की जा सकती है, और वो लागू कौन करेगा? शक्ति केवल संसद को दी गई है। ऐसा नहीं कि कोई भी राज्य का विधानमंडल ये अपने स्तर पर तय कर दे कि हमारे राज्य की भर्तियों के अंदर यहां के जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर केवल और केवल हमारे स्टेट के ही लोग भाग ले सकते हैं। जैसा अपन ने पहले एक बिहार के अंदर भर्ती आई थी, बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आई, उसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि केवल और केवल बिहार के लोग ही उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि वो इस आर्टिकल के निवास स्थान वाले की विपरीत थी तो उनको वो प्रावधान हटाना पड़ा, क्योंकि राज्यों के विधानमंडल इस तरीके का प्रावधान नहीं कर सकती, निवास स्थान की बाध्यता को लागू नहीं कर सकती। तो कौन लागू कर सकता है? अपन देख रहे हैं 16(3) के तहत संसद इस बाध्यता को लागू कर सकती है, किसी भी राज्य के संदर्भ में करनी हो तो। जैसे कि कर्नाटक को लेके, कर्नाटक में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था और वह निवास स्थान की बाध्यता कुछ मामलों के अंदर तय की थी, तो वो संसद कानून बनाकर ये काम कर सकती है। किसी भी राज्य का विधानमंडल ये निवास की बाध्यता अधिरोपित नहीं कर सकता। फिर अपन देखते हैं अगला आर्टिकल 16(4). ये आर्टिकल आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि जो नौकरियों के अंदर आरक्षण है वो इसी आर्टिकल की उपज है, इसी की देन है। नौकरियों में आरक्षण,
नौकरियों में आरक्षण किस किस को? अपन ने इससे पूर्व आर्टिकल 15 देखा था, उसमें एक चीज तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण की अपन ने बात की, तो इसके अंदर एक चीज आप और ऐड कर लें जो मैं उस समय भूल गया था। जो ये आरक्षण दिया जाएगा वो किस आधार पर दिया जाएगा? तो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको दिया जाएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। ये अपन ने जो आर्टिकल 15 में देखा था, तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए। तो आधार कौन से हो गए? एक तो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं वो, और दूसरे जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो। यहां पर आप देखें तो कहीं भी आर्थिक आधार पर पिछड़ों के आरक्षण की बात संविधान के अंदर नहीं है, मूल संविधान के अंदर। और अब अपन इस पे चलते हैं। तो नौकरियों के अंदर आरक्षण की जो बात की गई, इसके अंदर जो भी SC ST OBC इनको आरक्षण है वो दिया गया। और इनके क्या आधार है? इसके दो आधार है कि एक तो उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो इन सेवाओं के अंदर। यदि उचित प्रतिनिधित्व इन वर्गों का नहीं हो, जिन वर्गों को यह आरक्षण दिया जा रहा है, तो उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। और दूसरा उचित प्रतिनिधित्व, और दूसरी चीज कौन सी थी? वही शैक्षणिक वाली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान यहां पर किया गया। फिर अपन देखें तो इस 16(4) के अंदर और भी 16(4)A, इसके अंदर पदोन्नति में आरक्षण है। पहले तो नौकरी प्राप्त करने के अंदर आरक्षण, और नौकरी प्राप्त हो गई तो भी अपने को आरक्षण चाहिए, और वो आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण। और पदोन्नति में आरक्षण किन किन वर्गों के लिए? तो वर्तमान स्थिति में ये SC और ST के लिए, ये बाकी के लिए नहीं है। OBC के लिए पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, क्योंकि ये विषय राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि राज्यों की सरकार ये तय करेगी कि पदोन्नति में आरक्षण OBC को देना है या नहीं देना है। लेकिन SC ST के लिए आरक्षण पदोन्नति में आर्टिकल 16(4)A के अंदर जोड़ दिया गया। फिर आगे के आर्टिकल्स की बात करते हैं अपन। 16(4)B, 16(4)B के अंदर यह प्रावधान किया गया कि बैकलॉग के कारण जो 50% आरक्षण पर सीमा है, 50% की सीमा, अभी समझते हैं कि सीमा कैसे है, क्या है, उसका उल्लंघन किया जा सकता है। जब 1992-93 के दौरान इंदिरा साहनी वाद में कुछ चीजें आरक्षण को लेकर स्पष्ट कर दी गई, तो उस समय कहा गया कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि जो बाकी के बचे हुए वर्ग है उनके बीच अच्छे से कंपटीशन हो पाए। 50% सीटों को कम से कम ओपन रखा जाना चाहिए, उससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। तमाम श्रेणियों को मिलाकर SC ST OBC या फिर और भी जो भी आरक्षण के प्रावधान है उनको मिलाकर आरक्षण की सीमा 50% से नीचे रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आर्टिकल 16(4)B के अंदर इस प्रावधान के अंदर भी छूट दी गई कि यदि बैकलॉग के कारण वो 50% की सीमा भी पार होती है तो वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा इस 50% की सीमा का। बैकलॉग से क्या तात्पर्य हुआ? कई यदि नए स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं। यदि आज 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, उसके अंदर कोई 1000 पदों पर वैकेंसी आती है,
और 1000 पदों पर वैकेंसी में देखें तो विभिन्न वर्गों में फिर ये बढ़ती है, SC ST OBC जनरल EWS, और फिर हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण होता है, आरक्षण भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 टाइप के होते हैं। अपन यदि संभव हुआ तो आरक्षण के ऊपर एक बहुत विस्तृत चर्चा का अलग से वीडियो कभी बनाएंगे। आप यदि चाहते हैं तो हमारे को कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें आप बताते रहें कि किन बिंदुओं पर आप चर्चा चाहते हैं, जो समाज में जागरूकता के लिए या फिर आम नागरिकों की, स्टूडेंट्स की जागरूकता के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी अपन वीडियो बना सकते हैं। तो यदि इस तरीके से पोस्टें आती है तो सबसे पहले जनरल, SC ST OBC, इनके अंदर इन सीटों का बंटवारा हो जाएगा। माना कि SC के लिए और ST के लिए सीटें आती है, अपन मान लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं कि SC के लिए इस 1000 में से 100 सीटें आती है और ST के लिए 150 सीटें इसके अंदर आती है। और RS या अपन असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्जाम मान के चलते हैं, RS इसमें तो मेंस और इंटरव्यू वाली वो प्रक्रिया और ज़्यादा हो जाती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जो कि दिसंबर में होने वाला है। तो उसके अंदर इस तरीके से यदि सीटों का आवंटन किया जाता है और पेपर इतना हार्ड आता है कि 40% जो सीमा लगी हुई है, RPSC कहती है कि 40% कम से कम पासिंग मार्क्स है, हालांकि विभिन्न श्रेणी की 5% की छूट दी गई है और 35% लाने हैं। तो अब पेपर इतना कठिन आता है कि 35% लोग अचीव कर नहीं पाते हैं और इन सीटों में केवल SC की 50 कैंडिडेट ही और इनके भी मानो 50 कैंडिडेट ही सफल हो पाते हैं। तो अब इनकी 50 सीटें SC की खाली रह गई, ऐसे कैंडिडेट मिले ही नहीं जो इस एग्जाम को पास कर पाए, और ST की भी 101 सीटें खाली रह गई। तो जब अब दोबारा भर्ती भविष्य में कभी आएगी तो ये सीटें जो 50-50 खाली रह गई है वो तो प्रॉपर SC और ST के लिए अलग से रख दी जाएगी कि इतनी सीटों पर तो SC और ST के कैंडिडेट ही लिए जाएंगे, बाकी जो सीटें बचेगी उनके ऊपर फिर से वो रोस्टर लागू होगा और आरक्षण के अनुरूप पदों का वर्गीकरण किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये सीटें बैकलॉग के तहत उस नई भर्ती के अंदर जोड़ दी जाएगी। कुछ ऐसा ही अभी जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती आई है उसके अंदर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में विशेषकर 225 पोस्ट हैं जो पॉलिटिकल साइंस में आई है, उसमें से 130 तो SC ST के बैकलॉग की है, बाकी तो कुछ ढंग की बचती नहीं। फिर भी तैयारी करने वालों के लिए जो बचती है वही खूब है। आपको तो एक पोस्ट चाहिए, क्यों सही है कहने के लिए ये बातें बड़ी अच्छी है, लेकिन कुछ तो पद भी होने चाहिए ताकि अपन बढ़िया तैयारी कर पाए, और पद होंगे तो ही सिलेक्शन होंगे। हालांकि जो तैयारी कर रहे हैं वो इस पदों के वर्गीकरण को देख के तो उत्साहित न हो, पदों में वृद्धि होने जा रही है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो ये अपन ने देखा बैकलॉग, थोड़ा सा मैंने समझा दिया ताकि कई नई स्टूडेंट्स भी जो इस क्लास को देख रहे हैं वो भी इस बैकलॉग वाले पूरे झंझट को समझ सकें। आरक्षण हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इतना डिफिकल्ट एक टॉपिक है जिसके ऊपर नॉर्मली आम नागरिक तो समझ नहीं पाता कि ये चीज़ें है क्या। आम नागरिक तो छोड़ो, हम पढ़ने वाले भी इतना अच्छे से जानते नहीं है कि क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर SC ST का अलग है, दिव्यांगों के लिए अलग है, स्पोर्ट्समैन के लिए अलग है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, उनका आरक्षण, फिर महिलाओं का आरक्षण और जुड़ गया वो अलग है। तो बड़ा एक जटिल प्रक्रिया होती है। हालांकि अपन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में इस पर पूरी चर्चा करें और एक आम सजगता अपने बीच आ सके, उसके अनुरूप वीडियो बनाएं। 16/4 के अंदर बैकलॉग में 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। अपनी क्लास लंबी न हो जाए, इन जागरूकता के मुद्दों के चलते आगे की बिंदु पर अपन चलते हैं। 16/4 हो गया, 16/5 पे चलते हैं। 16/5 में कहा गया है कि धर्म के आधार पर विभेद किया जा सकेगा। अपन ने शुरू में ही कह दिया कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। जो विभिन्न धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, तो उनके अंदर एक धर्म भी था, धर्म के आधार पर विभेद कर सकते हैं। क्योंकि ये अपवाद है तो कब कर सकते हैं? जब धार्मिक संस्थानों के अंदर कोई पदों पर नियुक्तियां करनी हो, यानी कि कोई ऐसे ट्रस्ट हो
या किसी धर्म के संगठन हो, धर्म की विभिन्न संस्थाएं हो, मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर यदि कोई पदों पर नियुक्त की जानी है तो वो उसी धर्म के लोगों के लिए, जैसे मंदिर है तो हिंदू धर्म के लिए, मस्जिद है तो मुस्लिम धर्म के लिए, गिरजाघर है तो क्रिश्चियन के लिए, गुरुद्वारे हैं तो सिखों के लिए, उसी धर्म के लोगों के लिए पद आरक्षित किए जा सकते हैं। तो ये धर्म के मामले में विभेद के लिए अपवाद का प्रावधान 16(5) के अंदर किया गया है। फिर अपन देखते हैं अगला आर्टिकल 16(6). हालांकि जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स इन तथ्यों को देखकर इतने ज्यादा चिंतित न हो कि ये इतने तथ्य कैसे आ रहे हैं, 16 के अंदर भी 1, 2, 3, 4 और फिर 4 के अंदर 16(4)A, 16(4)B, ये भी कब आए, कैसे आए, इतने सारे इन प्रावधानों के अंदर आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि आप मूल चीज को याद रखें। मूल चीज क्या है कि धर्म के आधार पर विभेद कर सकते हैं या फिर महिलाओं और बालकों के लिए विभेद किया जा सकता है, जो इससे पहले अपन ने देखा बैकलॉग वाली। तो ये चीजें हैं, अपने को इतना पता होना चाहिए मोटा मोटी कि ये चीजें संविधान के अंदर लिखी हुई है। अब कहां पर लिखी हुई है, एग्जैक्टली कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, ये वो विद्यार्थी जरूर तैयार करें जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये चीजें तैयार करनी पड़ेगी, तभी उनका एग्जाम में बेड़ा पार हो पाएगा। लेकिन आरएएस के लिए या फिर हालांकि आरपीएससी इतने ज्यादा अंदर फैक्चुअल चीजें कम पूछती है, पर अपने को तो तैयार रहना पड़ेगा, पूछ सकती है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आप इतना अंदर तक घुस के चीजों को याद करें, ये कोई अति आवश्यक नहीं है। आप यदि जैसे ये नौकरियों में आरक्षण इस तरीके का प्रावधान करके आप मेंस के अंदर लिखते हैं आंसर राइटिंग में, तो कोष्टक में 16(4) और 16(4)A, B ऐसे लिखने के बजाय केवल आर्टिकल 16 लिखते हैं तो भी वो ठीक ठाक उत्तर मान लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा। इसलिए इन तथ्यों को देख के ज्यादा हड़बड़ाहट में न रहें, मूल जो तत्व है इनके अंदर उसको याद रखें। 16(6) इसके अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण हमने अभी 15(6) के अंदर भी देखा था और 16(6) के अंदर भी देखा था। तो 15 और 16 के अंदर अंतर क्या है? आर्टिकल 15 के अंदर जो आरक्षण है वो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण है, और आर्टिकल 16 के अंदर जो आरक्षण की बात की गई है वो लोक नियोजन के लिए है, यानी कि नौकरियों के अंदर जो आरक्षण है वो आर्टिकल 16 के अंदर है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो कि 103 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा प्रदान किया गया। ये अपन ने अभी तक के आर्टिकल्स की चर्चा की, आर्टिकल 15 और 16। अब अपन अगले आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। थोड़ा उससे पहले पानी पी लूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास जो अपन क्लासेस ले रहे हैं वो आपको कितनी समझ में आ रही है, मैं हालांकि पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेरे सामने स्टूडियो में केवल कैमरा है और बाकी पूरा क्लासरूम खाली है, बेंचेस जो है वो पूरी खाली है। तो मुझे ये फीडबैक प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि क्या मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप तक डिलीवर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए आप जब वीडियो को देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि कितना आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी लिखें ताकि मैं इस बिंदु पर, इस चीज पर और ज्यादा सुधार के प्रयास कर सकूं। अभी यहाँ तो मेरे सामने केवल बेंचेज हैं, मैं इनके ऊपर एक्स और वाई मान के पढ़ा रहा हूं कि एक्स लड़के और वाई लड़कियां हैं, और सामने एक कैमरा महाराज बैठे हैं। तो आप अपने फीडबैक जरूर दें, मेरे कहने का मतलब यही है। अपन आर्टिकल 16 तक पढ़ चुके हैं, अगला है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। ये बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, आप याद नहीं करना चाहोगे तो भी हो जाएगा, जबरदस्ती याद होने वाला आर्टिकल है ये, जिसमें है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का
उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके अंदर जो भारत की सदियों से और अपन कहें तो हजारों वर्षों से जो जाति और वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, उसके कारण जो जातीय पदानुक्रम पैदा हो गया और कुछ वर्णों को, कुछ जातियों को तथाकथित निचले स्तर की माना जाता है, जो कि उचित नहीं है। लेकिन लंबे समय से उस ऐसी प्रथाओं का, ऐसी व्यवस्थाओं का जो विकास हो गया है और निचले वर्गों के लोगों के प्रति जो एक दोहरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को खत्म करने के लिए और उनसे जो छुआछूत की समस्या विशेषकर ग्रामीण इलाकों में आज भी देखने को अपने को मिलती है, शहरी इलाकों में कुछ हद तक इसमें सुधार हुआ है, तो उस छुआछूत की कुप्रथा को, वो प्रथा नहीं है, ऐसी चीजों को अपन प्रथा नहीं बल्कि कुप्रथा कहेंगे, तो उस प्रथा को खत्म करने के लिए संविधानवेताओं ने विशेषकर इस आर्टिकल, यदि बी आर अम्बेडकर जी अपन कहें तो संविधान निर्माता के रूप में न होते तो शायद ये आर्टिकल एक अलग से पृथक आर्टिकल के रूप में, इतने बड़े रूप में अपने को देखने को नहीं मिलता। तो उन्होंने अस्पृश्यता के निवारण के लिए इस आर्टिकल का प्रावधान मूल अधिकारों के अंदर एक पूरा आर्टिकल इसके लिए समर्पित कर दिया, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और ये आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो कि पूर्ण अधिकार है। पूर्ण इसलिए एब्सोल्यूट है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। इससे पहले अपन ने देखे 15 देखा तो 15 के अंदर प्रावधान तो 2 थे और उसके बाद अपवाद 4 थे। 16 देखा तो 16 में भी यही स्थिति, प्रावधान तो 16 में भी 16(1) और 16(2) में किए गए, लेकिन फिर 16(3), 4, 5 और 6 में उसके अपवाद थे। आर्टिकल 17 के अंदर कोई अपवाद नहीं है, ये एक पूर्ण अधिकार है। दूसरी बात कि जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है ये राज्य के विरुद्ध तो है ही। अपन देखते हैं कि कुछ मूल अधिकार जो है वो मूलतः सामान्यतः राज्य के विरुद्ध है और नागरिकों के लिए है, लेकिन ये जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है ये राज्य के विरुद्ध तो है ही, राज्य के साथ साथ ये नागरिकों के विरुद्ध भी है। यानी कि राज्य छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन लोग नागरिकों के विरुद्ध, राज्य तो छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा लेकिन नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भी ऐसा दोहरे दर्जे का व्यवहार नहीं करेगा। इसके लिए अपन बाद में देखें तो 1955 के अंदर एक अधिनियम बनाया गया और अस्पृश्यता के उन्मूलन के प्रावधान संसद में किए गए। मूल अधिकारों के अंदर जो अनुच्छेद 35 आएगा आगे, अनुच्छेद 35 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो भाग 3 यानी कि मूल अधिकार है उनके प्रावधानों को लागू करने की शक्ति संसद में निहित होगी और संसद इन भाग 3 के प्रावधानों को लागू करने के लिए समय समय पर विभिन्न अधिनियम बना सकती है। तो उसी के तहत 1955 में संसद ने अधिनियम बनाया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता क्या है? अपराध है, अपराध अधिनियम 1955। फिर इसी अपने अधिनियम को 1976 के अंदर संशोधित किया गया और इसका नाम बदल दिया गया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
ये वस्तु स्थिति 1976 से। कुछ चीजें जो पुराने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी यदि कुछ पॉइंट्स नए लिखें, नए लगें, तो वो अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लें। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इस अस्पृश्यता के उन्मूलन वाले प्रावधान को लागू करने का कार्य संसद ने किया। अपन एक बड़े अचरज की बात देखें तो जो अस्पृश्यता शब्द है, इस अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा अपने को न तो इस संविधान के अंदर देखने को मिलती है परिभाषा, न तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती है, और न ही जो बाद में ये अधिनियम बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि अस्पृश्यता होती क्या है इसको परिभाषित अभी तक किया नहीं गया है, न तो संविधानवेताओं ने किया और न जो बाद में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बना या फिर 1976 के दौरान उसको संशोधित किया गया, इनमें परिभाषा का जिक्र नहीं है। इस तरीके से अपन ने एक एब्सोल्यूट राइट, अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन एक मूल अधिकार के रूप में चर्चा की। फिर अपन अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 18, ये हमारे राइट टू इक्वलिटीज का अंतिम अधिकार है। अपन ने आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकारों की बात कही। तो इसके अंदर आर्टिकल 18 में है उपाधियों के अंत के संबंध में प्रावधान। उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्योंकि इससे पहले संविधान जब हमारा लागू हुआ, इससे पहले हमारे भारत के अंदर 562 रियासतें हुआ करती थी। वहां फिर कई सारे सामंत, कई सारे राजा महाराजा, कई महाराजा धीराज जैसी उपाधियों का यूज करने वाले रियासतें हुआ करती थी। तो उन तमाम चीजों को, चूंकि ये उपाधियां समाज के अंदर ऊंच नीच के भाव पैदा करती है, ये समाज के अंदर श्रेणीकरण, जो एक हायरार्की है, उसका विकास करती है। तो इन चीजों से बचने के लिए और एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए इस प्रावधान को जोड़ा गया, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में जो पहला बिंदु है, पहला प्रावधान है, वो ये है कि शिक्षा, शिक्षा और सेना शिक्षा और सेना, इनके अलावा कोई उपाधियां राज्य प्रदान नहीं करेगा। राज्य के लिए ना कर दिया गया कि शिक्षा और सेना में, जैसे शिक्षा के अंदर पीएचडी और अपन डॉक्टर लगाते हैं, जैसे कोई पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर महेंद्र चौधरी, डॉक्टर एक्स चौधरी, डॉक्टर वाई चौधरी, या डॉक्टर अनीता मैडम, इस तरीके से डॉक्टर लगा दिया जाए, वो एक उपाधि के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा और इन सेना, सेना में भी कर्नल की उपाधि, ब्रिगेडियर की उपाधि, तो ये लगाई जा सकेगी। इनके अतिरिक्त राज्य कोई भी उपाधि नागरिकों को प्राप्त प्रदान नहीं करेगा। दूसरी चीज इसमें कि नागरिक, जो भारत के नागरिक है, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति यानी कि कंसेंट, जो शब्दावली है उसका थोड़ा ध्यान रखें। कंसेंट, विशेषकर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस बनते हैं वहां इन शब्दों को पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्वानुमति, परमिशंस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि राष्ट्रपति की सहमति से, यानी कि उसकी कंसेंट से, राष्ट्रपति की सहमति के बिना
विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। विदेशी राज्य से उपाधि नहीं, उपाधि नहीं। कोई भी भारत का नागरिक विदेशी राज्यों की उपाधियों को ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं मिल जाती। तीसरी चीज, भारत के अंदर, अब अपन ने भारत के नागरिकों की बात तो कर ली, लेकिन भारत के अंदर ऐसे कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन सेवा में काम कर रहे हैं, क्या वो उपाधि ग्रहण कर सकते हैं? तो इसके संदर्भ में भी कहा गया है कि जो राष्ट्रपति की कंसेंट है वो आवश्यक होगी। यानी कि भारत में जो विदेशी है, भारत में विदेशी जो किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है, लाभ या विश्वास का पद, ये जो टर्म्स लाभ या विश्वास का पद है, इसका उल्लेख आर्टिकल 18 के अंदर किया गया है। ऐसा सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी 2021 थी उसके अंदर पूछा गया था। तो कई बार इस तरीके से अटपटे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये शब्द संविधान के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। अब इतना अंदर तक लिखा हुआ है, पूछने को कुछ भी पूछ ले। लाभ का पद अपन जो समय समय पे चर्चा करते रहते हैं कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। विभिन्न पदाधिकारियों की जब योग्यताओं के बारे में बात करते हैं तो वो लाभ के पद पर न हो, तो लाभ या विश्वास का पद, इस टर्म का प्रयोग आर्टिकल 18 में जो उपाधियों का अंत की बात करता है उसके अंदर किया गया है। तो जो लाभ या विश्वास के पद पर है वो राष्ट्रपति की कंसेंट के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रपति की कंसेंट। फिर चौथी चीज में ये कहा गया है कि कोई भारतीय भी है, अपने यहाँ का नागरिक भी है और राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के इसी पद पर है, तो वो भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति की कंसेंट नहीं लेता। तो ये 4 प्रावधान इस आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करने के लिए किए गए। अब अपन देखें तो उपाधियों के अंत के तौर पर, जैसे एक बार के.एम. मुंशी जो कि संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अंदर भी सदस्य थे, उनको पद्मश्री का पुरस्कार दे दिया गया। पद्म पुरस्कार जो विभिन्न 1952 से शुरू किए गए थे, और के.एम. मुंशी जी को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। तो मुंशी जी ने यह पुरस्कार लिया नहीं, तो मुझे नहीं चाहिए पद्मश्री, क्योंकि फिर मुझे कहा जाएगा पद्मश्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और ये तो फिर वो गड़बड़ हो गई उपाधियों के अंत। ये तो आपने उपाधि लगा दी मेरे नाम के आगे पद्मश्री की, इसलिए उन्होंने वो पुरस्कार लेने से ही मना कर दे दिया के.एम. मुंशी जी ने। फिर इस चीज में और स्पष्टता लाने के लिए बीच में एक बार जो भारत रत्न या फिर पद्म पुरस्कार है वो बंद भी कर दिए गए थे, लेकिन इतने बड़े पुरस्कार और लोगों को जो अच्छा कार्य करते हैं उनको यकीनन पूरे देश के सामने, पूरे समाज के सामने पुरस्कृत करना एक अच्छी बात है। किसी भी समाज के लिए अच्छे लोगों को उस समाज के अंदर प्रोत्साहित करना, ताकि बाकी लोग भी इनसे सीख सके, तो पुरस्कार तो दिए ही जाने चाहिए। फिर से शुरू किए गए, और भविष्य के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को और क्लियर किया कि जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार और जो भारत रत्न है, ये उपाधि नहीं माने जाएंगे। इनको उपाधि नहीं माना जाएगा, बल्कि ये तो पुरस्कार है। इसलिए इसे आर्टिकल 18 का उल्लंघन न माना जाए, ये अवार्ड है और ये प्रदान किए जा सकते हैं। चूंकि ये पुरस्कार हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे इन शब्दों का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे अपन सामान्यतः बोलचाल की भाषा में ये कह देते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, या भारत रत्न
किसी भी व्यक्ति को जो मिला है उसके नाम के आगे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन पद्म पुरस्कारों का उल्लेख कर लेते हैं, जो कि आर्टिकल 18 के तहत उचित नहीं है, क्योंकि ये उपाधियां नहीं है, ये पुरस्कार है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस के अंदर कही है उस केस का नाम आप जरूर याद रखें, बालाजी राघवन वाद, बालाजी राघवन वाद 1986 के 1996 के अंदर बालाजी राघवन वाद में ये चीज स्पष्ट कर दी कि जो भारत रत्न सहित पद्म पुरस्कार है वो उपाधि नहीं पुरस्कार के रूप में समझे जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने आज की क्लास के अंदर सबसे पहले आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 के अंदर मूल अधिकारों से असंगत विधियां, उनके बारे में चर्चा की, और उसके बाद अपन ने जो चीजें देखी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समता के अधिकार की जो बात की है, आर्टिकल 13 में अपन ने विधि की परिभाषा भी देखी, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी की बात की, 14, 15, 16, 17 और 18 इन 5 आर्टिकल्स को आज अपन ने अच्छे से पढ़ा। और मूल अधिकारों में से पहला अधिकार जो अपने संविधान के मूल अधिकारों में लिखा गया है, समता का अधिकार, उस बिंदु की अपन ने चर्चा पूरी कर ली है। कल की क्लास से अपन आगे के आर्टिकल यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे और फिर आर्टिकल 35 तक क्रमवार चलते रहेंगे। यहां एक चीज आप थोड़ा सा गौर करें, विश्लेषण करें, तो अपने जो आर्टिकल है मूल अधिकार 6 उनमें सबसे पहले समता के अधिकार को रखा गया, यानी कि स्वतंत्रता से पहले समता को वरीयता दी गई है। भाई आर्टिकल 14 से 18 तक तो ये है, इसके बाद 19 से लेके 20, 21 और 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता को समानता के ऊपर वरीयता क्यों नहीं दी गई? भाई अपन विश्लेषण करें तो ये चीज भी देख सकते हैं ना, या ऐसा तो है नहीं कि यार कहीं तो लिखना ही था और लिख दिया, स्वतंत्रता को पहले लिख देते तो भी क्या हो जाता। नहीं, जो भी चीज पहले लिखी जा रही है, बाद में लिखी जा रही है, कौन से प्रावधान कब लिखे जा रहे हैं, उनके पीछे भी कुछ न कुछ तो कारण हुआ करते हैं। जैसे आर्टिकल 1 के अंदर ही भारत, पहले ये तो बताए भारत जिसके लिए अपन संविधान बना रहे हैं वो भारत है कौन, भारत का राज्य क्षेत्र कौन सा है, उसके अंदर कौन से राज्य है, उसके अंदर कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, फिर उसके तमाम प्रावधानों की आगे के आर्टिकल्स में बात करेंगे। शुरुआती भाग के अंदर ये जो चीजें चर्चाएं की गई थी, तो उसी तरह अपन देखें तो जो 1 से लेके 395 तक आर्टिकल्स है, या भाग 1 से लेके भाग 22 तक जो विभिन्न भागों में प्रावधान किए गए, उनमें भी कौन से भाग को पहले रखना है, कौन से को बाद में रखना है, वो उसकी महत्व के आधार पर निर्भर करता है। तो अपन बात कर रहे हैं जो समानता का अधिकार है उसको स्वतंत्रता के ऊपर वरीयता दी गई है, और वरीयता क्यों दी गई है इस चीज को आप बताइएगा। मैं ये चीज जानने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारे संविधानवेता और उस समय जब हमारे संविधान निर्माण के अंदर विभिन्न सदस्य थे, वहां पर पूंजीवाद की बजाय समाजवाद, यानी कि स्वतंत्रता की बजाय समाजवाद को मानने वाले लोग अधिक थे। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं समाजवादी खेमे से बिलोंग करते थे। तो कांग्रेस, आज की कांग्रेस की अपन बात नहीं कर रहे हैं, जो आजादी से पूर्व की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस एक सेंटर टू लेफ्ट की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई थी। हालांकि इसको सेंटर की पार्टी माना जाता है, लेकिन अपन सेंटर में भी देखें तो सेंटर टू लेफ्ट कभी कभी ये हो जाया करती है। अब सेंटर टू लेफ्ट क्या होता है कि वो पार्टी जो समानता के ऊपर, या वो विचारधारा जो समानता को ज्यादा वरीयता देती है, उनको अपन समाजवादी कहते हैं। और जो स्वतंत्रता को ज्यादा वेटेज देती है, जो स्वतंत्रता को अपना मूल मुख्य उद्देश्य और तथ्य और मूल तत्व मानती है, उसको अपन उदारवाद कहते हैं। तो उदारवाद की बजाय हमारे संविधान के ऊपर समाजवाद का थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव था। ऐसा नहीं कि हम समाजवाद की तरफ झुके हुए थे या हम साम्यवादी थे। हमारे संविधानवेताओं ने, जब B.R. अम्बेडकर जी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट संविधान के अंदर किसी भी विचारधारा के प्रति झुकाव को
हमारे संविधान में ऐड नहीं करना चाहते, हमारे संविधान के अंदर ऐसे मूल्यों को, ऐसे तथ्यों को या विचारधारा को नहीं जोड़ना चाहते जो किसी एक वर्ग विशेष की, किसी विचारधारा विशेष की हो। फिर भी जब स्वतंत्रता के बजाय समानता के अधिकार को पहले लिखा गया है तो इसका तात्पर्य यही है कि समानता हमारे संविधान वेताओं के मस्तिष्क के दृष्टिकोण से देखें तो उनके लिए स्वतंत्रता से भी ज्यादा महत्व है समानता का। और वो एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। जैसा कि अपने उद्देशिका के अंदर भी समाजवादी शब्द देखा, तो ये समाजवाद का ही साया है कि राइट टू इक्वलिटी को वरीयता दी गई राइट टू फ्रीडम पे। इस तरीके से अपन ने ये भी समझा कि इन वरीयता के अनुसार संविधान के अंदर प्रावधान कौन से पहले, कौन से बाद में और क्यों किए गए। आगे की क्लास में अपन बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार की, फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, और शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की, और अंतिम मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।